जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज से मैं जो है क्लास का शुभारंभ करता हूं और शानदार तरीके से यानी आप एग्जाम है आपका मैट्रिक एग्जाम अगले साल और आप शानदार तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको फिर से रेडी हो गया हूं और आज से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं फिर से अगले सेशन के लिए। और मेरे भाई चलिए अच्छे से क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज जो है मैथ का इंट्रो पार्ट है, मैथ का आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं शानदार तरीके से और मैं आपको पहला चैप्टर के बारे में सारा का सारा इंट्रो तो देंगे ही और प्लस पॉइंट के आप यदि क्लास 10th में हो तब मैथ में कितने सारे चैप्टर कितने सारे सिलेबस पढ़ना है आपको जो है मैं आपको आज शानदार तरीके से बताने वाला हूं और आज का सेशन बेहतर होगा। और मेरे भाई और हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया चीज और जो भी हम पढ़ाएंगे आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, प्यारे सा हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और आपको जो है हमारे इस चैनल का आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मेरे भाई, ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बेहतर होगा ताकि आप बेहतर से बेहतर चीजों को सीख सके मेरे भाई। तो चलिए हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं एक छोटे सा क्वेट से। तो कहता है ना मेरे भाई, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जमाने की, तो खुद को बना इस कदर, तो खुद को बना इस कदर कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। तो मेरे भाई आप अपने आप में ऐसा बनाओ कि लोग आपको चाहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप अपने सपने को कर साकार और चलिए हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए मेरे भाई आज की क्लास को शानदार तरीके से देखते हुए और देखिए हम फुल्ली जो है आपको एनसीईआरटी बुक पर आधारित जितने सारे प्रश्न होंगे, जितने सारे प्रश्नावली होगा आपकी क्लास 10th में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शानदार तरीके से, ठीक है। मेरे भाई सबसे पहली बात आप यहां पर ये जान लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आखिर आप मैथ पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए ना मेरे भाई कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए आपको पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात यहां पर करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात आपको जो पढ़ना है मेरे भाई यहाँ पे क्लास 10th मैथ का सिलेबस है और सबसे पहला आपको पढ़ना है इसमें वास्तविक संख्या, इसका मतलब रियल नंबर। हम आपको सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे, रियल नंबर पढ़ाएंगे, वो भी शानदार तरीके से, ठीक है। और दूसरा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है बहुपद। बहुपद बोले देखिए ना अभी आगे चलते चलिए कितना मजा आएगा, बस वीडियो में आप बने रहो मेरे भाई, आगे मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, शानदार तरीके से पढ़ाई होगा आज। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पोलाइनोमियल्स, इट्स वेरी सिंपल। और मेरे भाई जो थर्ड चैप्टर है आपका क्लास 10th का उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर ये पढ़ना है आपको, यानी आप देख सकते हो कौन कौन सी चैप्टर है। और उसके बाद आप चौथा चैप्टर में जाओगे मेरे भाई, तो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। कौन सा चैप्टर है चौथा? तो चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। और उसके बाद आपका जो पांचवा चैप्टर है मेरे भाई वो पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो समांतर श्रेणी है मेरे भाई, ये जो समांतर श्रेणी है इसको हम एपी भी कहते हैं शॉर्ट रूप में, हम इसको क्या कहते हैं? एपी कहते हैं शॉर्ट रूप में। इस बात को भी आप लोग बखूबी उम्मीद करता हूं कि ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसको हम समांतर श्रेणी को एपी भी बोलते हैं। तो पांचवा चैप्टर ये रहा। उसके बाद मेरे भाई अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो
अगले चैप्टर हमको जो पढ़ना है, यानी आपको जो पढ़ाना है, हमको और हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, सिंपल सी मतलब है। तो चलिए, ये छठा चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रेंगल, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपको जो सातवां चैप्टर पढ़ना है वो प्यारे सा चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मेरे भाई और जो आठवां चैप्टर है आपका, आठवां चैप्टर, उसी का नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये त्रिकोणमिति एक ऐसा भवंडर चैप्टर है कि इस चैप्टर से यदि आप बिहार बोर्ड से हो तो इस चैप्टर से 35 से लेकर 40 नंबर के आसपास सिर्फ ये अकेला चैप्टर कवर करता है मेरे भाई, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लगा करके। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट खोजता है, दिमाग खोजता है। आपको हम सारा चीज डेवलप करा देंगे धीरे धीरे, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं। आप सीख जाओ मेरे भाई, ठीक है। इस कदर से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद जो 9वां चैप्टर है, अगर बिहार बोर्ड में है तो 35 से 40, अगर आप अदर बोर्ड से है तो आराम से कम 25 मार्क्स का जो है, 25 से 30 मार्क्स का, ठीक है, 25 से 30 अंक। अगर बिहार बोर्ड में है तो 35 से 40 अंक, और अदर बोर्ड से है तो 25 से 30 अंक, ये रखा हुआ है, नो डाउट, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई, और उसके बाद 9वां चैप्टर है, उसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे भी हर साल एक प्रश्न 5 अंक में देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो, और उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम अगली बात करते हैं आपका 10वां चैप्टर जिसका नाम है मेरे भाई सर्कल यानी कि वृत्त, ठीक है। 10वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्त यानी सर्कल, ओके। उसके बाद मेरे भाई जिसका नाम है 11वां चैप्टर में आपको पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। आपको मतलब एक एक करके आपको शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करते हुए चलना है, यहाँ पर सोचने की बात नहीं है। चलिए मेरे भाई, अगर हम 12वां चैप्टर की नाम बोले तो 12वां चैप्टर है क्षेत्रफल तथा आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। यानी हमको निकालना पड़ेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, ठीक है, शंकु के चिन्ह, ठीक है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद 12 के बाद जो 13 चैप्टर है उसका नाम है सांख्यिकी यानी एस्टैटिक्स, ठीक है, यानी सांख्यिकी माद का बहुलक। मैं आपको मतलब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के प्रश्न को आपको हम सिखा देने वाले हैं शानदार तरीके से, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो 14 चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। आप इतना पढ़ लेते हो आपका 100/100 आएगा। आप इतना ये 14 चैप्टर को आप पढ़ के जाते हो मेरे भाई तो 100/100 आएगा। नए बुक में एक चैप्टर को हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 14 चैप्टर ही है, और 14 चैप्टर ही आप पढ़ ले तो आप किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर आप इस मात्र 14 चैप्टर को पढ़ लेते हो शानदार तरीके से तो आपको 100/100। ऐसे तो हम आपको जो है 4 से 5 चैप्टर ही पढ़ाकर 100/100 करवा सकता हूँ, 4 से 5 चैप्टर पढ़ा करके 100/100 करवा सकता हूँ, बशर्ते बिहार बोर्ड होना चाहिए। अगर बिहार बोर्ड से है, अदर बोर्ड से है, तो उसका कम से कम आपको जो है 10 चैप्टर पढ़िए, आराम से 100 में 100 आ जाएगा। लेकिन हमको जब सिलेबस है तो सारा पढ़ना है, हम सबको पढ़ाएंगे, सभी के लिए सब कुछ सीखिएगा आप लोग, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो ये 14 चैप्टर आपको शानदार तरीके से धीरे धीरे सभी जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये 14 चैप्टर है आपके पास, जिसमें से हम आज जो है इंट्रोडक्शन देने वाले हैं चैप्टर 1 का, ठीक है। और चैप्टर 1 को इंट्रोडक्शन जब समाप्त हो जाएगा मेरे भाई तो यहाँ पर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, वो भी एनसीईआरटी बुक से। ओल्ड भी बुक होगा और न्यू भी बुक होगा, ओल्ड और न्यू दोनों से होने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए चैप्टर 1 जिसका नाम है आपके पास रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इट मींस रियल नंबर, ओके। चलिए मेरे भाई, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, थोड़ा सा हम डिफिनीशन जान ले। कहता है वास्तविक संख्या क्या है,
मेरे भाई वास्तविक संख्या सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब यह है मेरे भाई कि जितने भी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय कहने का मतलब है जो रूट से बाहर है, वह कोई भी संख्या जो रूट में ना हो उसे हम परिमेय कहते हैं, और वह कोई भी संख्या जो रूट में हो किसी भी तरह से, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बता दो मेरे भाई यहाँ पर आप कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, यहाँ पर वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 7 8 10 जैसे, और ये सब के सब हो गया, एक परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल है इसमें मेरे भाई। ये रूट से जो भी बाहर है, जैसे मान लीजिए कि एक है, 2 है, ये है 3, ये स्टाइल वाला बटा हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये ऐसे दिए, इसका मतलब हो गया स्टाइल वाला बटा। आप समझ लो ना मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है। जैसे ये 3 है, स्टाइल वाला बटा मतलब हो गया बटा 4। तो ये रूट से बाहर है तो परिमेय संख्या है, सिंपल सी मतलब है। और देखिए ये रूट से अंदर है, रूट के अंदर है तो अपरिमेय संख्या है। और ये -3 रूट से बाहर है, परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को समूह को भी हम क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम यहाँ पर वास्तविक संख्या कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वास्तविक संख्या क्या है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बात करते हैं आगे, और आगे बताते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के प्रकार में चलते हैं। तो वास्तविक संख्या का जो पहला प्रकार है वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहने का मतलब है मेरे भाई कि कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। आप कहेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है, तो इट्स वेरी सिंपल कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो कहा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताओ, आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, 0 से शुरू करते हो आप? नहीं, 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में 100 तक जाते हैं। वही जो संख्या है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होती है। इट्स वेरी सिंपल। यानी 1 2 3 4 एग्जाम्पल में है, इजी लिख दिए ना। इजी कहने का मतलब एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, आपकी भाषा में मतलब एग्जाम्पल यानी उदाहरण। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो अब आपको जो है एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। ये जो उल्टा 8 है, इस प्रकार से इसका मतलब है मेरे भाई अनंत। इसका क्या मतलब है, अनंत। कहना क्या, अनंत, जिसको मतलब कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या का नाम बता दो मेरे भाई, तो कहना 1। और कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का नाम बता दो मेरे छोटे सा भाई, प्यारे भाई, तो बता दो यहाँ पर कि आप क्या होगा, अनंत होगा। सिंपल। यानी कि आप कहेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, तो कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। कहेंगे सबसे बड़ा प्राकृत संख्या का नाम बता दो, तो कहना मेरे भाई अनंत होगा। सबसे छोटा प्राकृत संख्या का नाम बता दो तो 1 होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा देख ले यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई कि पूर्ण संख्या क्या है। अब पूर्ण संख्या देखो यहाँ पर, पूर्ण संख्या क्या है, तो कहा होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब है पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या आप कह सकते हो मेरे भाई कि वैसी संख्या, वो था गिनती की संख्या, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। 0 उसमें एक्सेप्ट मतलब कि इसमें 0 को ऐड कर लेते हैं तब पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सिंपल। कहेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को यहाँ पर हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे बड़ी आपका क्या है, ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो भी अनंत ही होगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना अनिवार्य है, रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तीसरी संख्या, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक, शून्य तथा
धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहा ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ठीक है, ये कॉमा में है। तो आप कहोगे कि ऋणात्मक संख्या है, इधर देखो 0 से इस साइड क्या है, ऋणात्मक है, और 0 से उस साइड जाओगे तो धनात्मक है, और साथ में इंक्लूड क्या कर देना है, 0। तो आप हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या लिखा गया मेरे भाई कि ऋणात्मक, इधर वाला हो गया ऋणात्मक संख्या, माइनस, और शून्य, शून्य कहने का मतलब है शून्य, तथा धनात्मक, धनात्मक मतलब जो प्लस में है, ऋणात्मक कहने का मतलब जो माइनस में है, तो कहेंगे कि ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक यानी ये पॉजिटिव संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके अभी हम बहुत सारे चीज को सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप पूर्णांक संख्या हो गया, तो आप देख लो यहाँ पर चर सम संख्या। यहाँ पर आप देखो मेरे भाई कि सम संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिए सम संख्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। सम संख्या यानी जिसको हम इवन नंबर कहते हैं, कहा यह 2 से कटने वाली संख्या होती है। 2 से जो कट जाए पूर्ण रूप से उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखो, जैसे 2 से कट जाएगा ना, 2 से कटने वाली संख्या कहने का मतलब जो 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 से वो कट जाएगा पूरा, ऐसे समझ रहे हो, पूरा कट जाना है। जैसे आप 2 है तो 2 इकाई 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 2 छक 12। अगर हम 14 यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2 सते 14, अगर 18 लिखेंगे तो ये 2 नामा 18 कट रहा है ना, मतलब कटम कुटम हो रहा है, ठीक है। यानी पूरे एकदम बढ़िया से काट देना है। अगर कट गया तो वो कौन सी संख्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। यानी किससे कट जाएगा, 2 से, यानी 2 से जो कट जाएगा उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी जिसका आधा हो जाए पूर्ण रूप से, ठीक है। चलिए अगर हम विषम संख्या को बात करते हैं, विषम संख्या कहने का मतलब है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, यह संख्या 2 से नहीं कटती है। ये तो 2 से कट जाएगी मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर जो विषम संख्या है वह तो 2 से नहीं कटेगा, डजंट मैटर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बता दो, क्या यह 2 से कट सकता है, कहेंगे ये 2 से नहीं कट सकता है मेरे भाई। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, देखिए 9 भी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, ये विषम संख्या है, क्योंकि 9 2 के पहाड़ा में आता ही नहीं है, तब 2 से नहीं कटेगा, इसलिए विषम संख्या है। ये भी 2 से नहीं कटेगा, 11, 13, 15 ये सब 2 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। जैसे यहाँ पर 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ये क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा मेरे भाई। जब 2 से नहीं कटा तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो बता दूं यहाँ पर विषम संख्या, यह संख्या 2 से नहीं कटती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। आज इंट्रो पार्ट को जान लो ना मेरे भाई, धीरे धीरे आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहना आप आराम से, ठीक है। चलिए अभी आगे देखिए ना, आगे तो और भी मजा आएगा, बस आपको देखते हुए चलना है। चलिए मेरे भाई अब देखिए, अब विषम संख्या तो हमने बता दिया। छठा संख्या है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सी नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखिए यौगिक या इसी का नाम है भाज्य संख्या। यौगिक कहने का मतलब कंपाउंड, कंपाउंड जो है झुंड में होता है, कंपाउंड मेरे भाई झुंड में होता है, समझ रहे हो। कंपाउंड किस में होता है, यहाँ पर झुंड में होता है। जब कंपाउंड झुंड में हो यानी यौगिक झुंड में हो तो सिंपल से मतलब है भाज्य संख्या यहाँ पर झुंड में होगा, ठीक है, समूह में होगा, ग्रुप में होगा। ओके, तो चलिए आप यहाँ पर समझ लो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि यौगिक या भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है। ये भी आप समझ लीजिएगा, ये भी काफी है कि यौगिक या भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है। कहेंगे ये बात हम नहीं समझे, आप कहेंगे ये बात नहीं समझे, बिल्कुल समझ जाइएगा। देखिए जरा ध्यान से, कहा इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है। कहा ना मेरे भाई, जैसे एग्जाम्पल में 4 है ना, सबसे जो छोटी भाज्य या यौगिक संख्या है वह क्या होता है, तो यहाँ पर 4 होता है।
तो बताओ यहाँ पर ये इसका गुणनखंड देखिएगा 2 से अधिक होगा। जैसे ये 4 है, 4 को आप यहाँ पर फैक्टर तोड़ो, 2 से लगाइए। जैसे एलसीएम आप कैसे तोड़ते थे वैसे ही तोड़ दीजिए ना, 2 दूना 4 और फिर लगाओगे 2 एकाई 2, क्या वो हो गया इसका गुणनखंड। आप देख सकते हो कि इसका गुणनखंड हो गया 2 और गुने 2 और गुने 1, 2 से अधिक नहीं हो गया। वही लिखा कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होती है मेरे भाई, 2 से अधिक। जैसे एगो एगो 2, 2 गो 2, मतलब एगो 2 यहाँ है, एगो 2 यहाँ है, एगो 1 यहाँ है। अगर केवल यहाँ 2 गो गुणनखंड रहता, क्या को संख्या आ गया यहाँ पर 1 2 3 गो आ गया ना, ये 3 संख्याएं आ गए मेरे भाई, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। इसलिए ये भाज्य या यौगिक संख्या है 4, सबसे छोटी। फिर से समझो मेरे भाई, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये 6 है, 6 भी एक भाज्य संख्या, काटो यहाँ 2 तिहाई 6, फिर लग जाएगा 3 इकाई 3, इतना तो आराम से लग सकता है। इसका भी गुणनखंड आप देखोगे मेरे भाई 2 से अधिक हो गया, एगो 2 एगो 3 एगो 1, मतलब 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। यानी एगो 2 एगो 3 एगो 1, मतलब 3 गो हो गया ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 1 2 3, 2 से अधिक जब गुणनखंड हो गया तो यह भाज्य संख्या है, यानी कि यौगिक संख्या है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आप चलो समझो, यहाँ पर देखो, बताओ यहाँ पर आप, उम्मीद करता हूँ आपको सारा का सारा यहाँ पर चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आप आगे और भी समझ में आएगा, देखते हैं, वीडियो में बने रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे आपका 8 है, 8 का देखिए यहाँ पर कितने आ जाएगा, वो भी 2 से अधिक यहाँ पर फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। जैसे 8 एलसीएम कैसे तोड़ते थे, तोड़ दीजिए मेरे भाई, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, देखिए क्या हो गया 2, देख लो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 1 2 3 4 गो हो गया, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। और सिंपल सी मतलब है सबका 2 से अधिक होगा, यानी 2 से अगर अधिक गुणनखंड हो गया तो आप कहोगे कि वो भाज्य संख्या है, यानी यौगिक संख्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब हम आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या का। जैसे अगर मान लो अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या क्या है, या रूट संख्या। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या का या यौगिक संख्या का नाम बताओ, तो 4, ध्यान रखें, ठीक है। और मेरे भाई आपसे यदि पूछेगा कि आप बता दो यहाँ पर कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं, तो कहना वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। हमने भाज्य संख्या में बोला कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि इसका जो गुणनखंड होगा वह केवल 2 होगा, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर कहा कि अभाज्य या रूट संख्या क्या है, इस संख्या का गुणनखंड, इस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होती है, केवल और केवल 2 होती है, ठीक है। देखिए कहेंगे कैसे, जैसे 2 है तो 2 को आप अधिक से अधिक एलसीएम की तरह तोड़िएगा, फैक्टर तोड़िएगा, तो 2 इकाई 2, यानी कै गो होगा, केवल 2 गो, 2 गुने 1, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, एगो 2 एगो 1, 2 गो गुणनखंड हुआ, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, या इसलिए ये रूट संख्या है। हम अभाज्य संख्या और रूट संख्या बात बराबर होता है, रूट संख्या बोलो या अभाज्य संख्या, कहना इस संख्या का गुणनखंड केवल और केवल 2 होती है। जैसे पहला है 2, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से आप, जैसे 3 है तो 3 का भी क्या है आप तोड़ सकते हो, मात्र 2 गो, 3 इकाई 3, 3 इकाई एगो 3 एगो 1, बस ये केवल 2 गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड होगा तो अभाज्य या रूट संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 5, ये भी अकेला संख्या है ना, अकेला है। जैसे मैक्सिमम जो अकेला होगा, जो अकेला होगा, जो एक या स्वयं से कटे वही संख्या होगा, यानी जिसका गुणनखंड केवल 2 होगा। जैसे या तो ये 2 1 से कटेगा, या तो अकेला अपने आप से कट जाएगा। 3 या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कट जाएगा, जैसे 3 इकाई 3 या 1 तिहाई 3। और मेरे भाई जैसे 5, समझ रहे हैं, 5 या तो ये 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं 7 का, तो या तो ये 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी अकेला होता है, या 1 काट दे या अपने आप से कट जाए।
यानी इसका गुणनखंड केवल 2 ही होगा। ये कोई भी संख्या ले लो, जैसे 23 है मेरे भाई, जैसे यहाँ पर आप 23 को ही तोड़ लीजिएगा, तो जैसे 23 इकाई 23 होगा ना, यानी 23 और गुने 1। इट्स वेरी सिंपल, समझ रहे हैं? तो इस कदर से आपको जो है ध्यान रखना है, यानी ये अभाज्य या रूट संख्या है, इसका गुणनखंड केवल और केवल 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं मेरे भाई। यहां पर अगली बात करते हैं, यहां पर वेट 1 मिनट। ओके, चलिए अगली 8 नंबर है। 8वां जो नंबर है आपको पढ़ना है, वो 8वां नंबर का नाम है मेरे भाई सहअभाज्य संख्या, जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो सहअभाज्य संख्या क्या है? कहा 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसका मौस 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए मेरे भाई, मैं आपको अभी मौसा निकालना तो नहीं सिखाया है, अभी मैं आपको मौसा निकालना बिल्कुल नहीं सिखाया है। और समझ लो मेरे भाई, जब मौसा निकालना आपको नहीं सिखाया है, तो आप इतना समझ लो कि आगे मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल इस सहअभाज्य संख्या को कैसे समझना है वो मेरे दिमाग से चल लीजिए। ऐसे तो HCF जिसका 1 होगा वो तो सहअभाज्य संख्या होगा, मतलब वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी मौसा जो है 1 होगा, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन मौसा आपको अभी समझ में आएगा नहीं, हम आगे सिखाएंगे, ठीक है? जैसे अब जो ये देखिए, अब इसको कैसे पता कीजिएगा कि सहअभाज्य संख्या अगर मौसा ना निकाल पाइएगा फास्ट में, तो देखिए निकालना आसान है, मतलब इसको चेक करना आसान है। जैसे 7 और 9 एक दूसरे से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। न 7 9 को काट सकता है, न 9 7 को काट सकता है, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है और 9 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या एक दूसरे से नहीं कट सकता है। और 41 और 42 भी एक दूसरे से नहीं कट सकता है। जैसे 41 के पहाड़ा में 42 नहीं आता है और 42 के पहाड़ा में 41 नहीं आता है, तो एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। 18 है और 17 है ना? 18 नहीं 17 को काट सकता है और न 17 18 को काट सकता है, यानी एक दूसरे के पहाड़ा में आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसा हो संख्या, तो उसका जो HCF सिंपल से मतलब एक ही होता है, ठीक है? इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं है। ओके, उम्मीद करता हूं आप जो है ये बिल्कुल समझ गए होइएगा। अगली हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब 9 नंबर है परिमेय संख्या। यहां से यही तो मेन रोल स्टार्ट होता है, यहां से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से अथाह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, तब जाकर आप बना पाओगे। चलिए, कहता है परिमेय संख्या क्या है? तो ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन समझो, वैसा संख्या जिसे P और P, ये P हो गया, इसका नाम हो गया बटा, इसका मतलब हो गया बटा P और बटा Q, यानी वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमने बताया है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है? तब बताओ, कहा कि वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q यानी Q इक्वल नॉट 0, यानी Q जो है वह किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब होता है बराबर नहीं, ठीक है? Q बराबर नहीं 0, मतलब Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है? इसका ही मतलब हो गया ये, ठीक है? अब यहाँ पर चलो मेरे भाई, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया? तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी वैसा संख्या, वैसा नंबर जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो आप कहेंगे वह कौन सी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? यानी वह दुनिया के कोई भी संख्या जो यहाँ पर रूट में ना हो, उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 है, एग्जाम्पल में 1 है ना, 1 के बटा में कुछ नहीं, तो 1 हम आराम से लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला हो गया P और नीचे वाला हो गया Q, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं आराम से।
और जैसे ये 2 है और ये स्टाइल वाला बटा हो गया, आपको समझ रहे हैं मेरे भाई, ये हो गया 2 और बटा 3। तो 2 बटा 3 भी ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, रूट से बाहर है, और रूट से बाहर जितने भी संख्या होती है सब के सब परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर देखो -5 बटा 2, -5 और बटा 2, 5 बटा 2, -5 बटा 2 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट किसी भी प्रकार से इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे 4 भी एक परिमेय संख्या है, समझ रहे मेरे भाई, रूट से बाहर है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 3 बटा 5 ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी आप एक शब्द में बोल सकते हो, एक वर्ड में, वन वर्ड में आप बोल सकते हो मेरे भाई कि जो रूट से बाहर होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा, और जो रूट के अंदर होगा किसी भी रूप में रूट से मैच कर जाए तब वो कौन सी संख्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट से बाहर है तो परिमेय, लेकिन रूट से अंदर होगा तो अपरिमेय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रूट से बाहर वाला सब के सब परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे भाई। अब यहाँ पर समझे 10 नंबर प्रश्न, यानी 10 नंबर जो संख्या है, 10 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों हमारे पास इतना जो है, काट लेगा का भाई, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भौड़ा उठ रहा है, भौड़ा, भौड़ा काट लेगा कहीं तो बस फुला देगा, कहीं आंखवा न फूल जाएगा, पढ़ाइयो नहीं पाएंगे, समझ रहे यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q इक्वल नॉट 0, यानी q बराबर नहीं 0, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप देखो यहाँ पर ध्यान से मेरे प्यारे साथ दोस्त, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी रूट अगर किसी भी प्रकार से रूट मिक्स हो जाए तो उसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इस बात को आप जरा सा ध्यान जरूर रखिएगा, यानी रूट किसी भी प्रकार से मिक्स हो जाए तो उसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पाई, सबसे पहली बात पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, इस बात को भी ध्यान रखना, पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका नाम है पाई, इसका नाम है पाई। पाई को हम बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यानी p बटा q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 को भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा मेरे भाई। अंडर रूट 2 यानी रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाओगे, और जिसका पूर्ण रूप से जो है वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना पड़े मेरे भाई कि उसे हम यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले, यानी वो रूट के अंदर हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और उसके बाद है रूट अंडर 3, ठीक है, रूट अंडर 3 ये सबका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, जैसे रूट अंडर 7 हो गया, रूट 13 हो गया, ठीक है, रूट अंडर यहाँ पर, रूट अंडर आप यहाँ पर मान लो कि रूट अंडर यहाँ पर 29 हो गया, ये सबके सब वर्गमूल नहीं निकल सकता है इन सभी का, इसलिए सबके सब अपरिमेय संख्या है। और मेरे भाई और भी यहाँ पर ध्यान रखो, कुछ बातें मैं आपको शानदार तरीके से बता रहा हूं ताकि आप जीवन भर अपरिमेय संख्या को नहीं भूल पाए। कुछ बातें बता रहा हूं। पहली बात आप समझ गए कि जो रूट के अंदर होगा, रूट किसी भी प्रकार से अगर मिक्स हो, रूट जोड़ घटाव गुना भाग, यदि आप किसी भी प्रकार से यदि रूट मिक्स हो मेरे भाई, तो आप समझ जाना अपरिमेय संख्या है। आप क्या समझ जाना मेरे भाई, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, यानी रूट किसी भी प्रकार से मिक्स होगा तब। जैसे रूट है, रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल ही निकल सकता है, ये अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि 2 और रूट 3, हमने कहा कि रूट किसी भी प्रकार से मिक्स हो, ये गुना के रूप में हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब गुना हो गया, तो हमने कहा कि ये किसी प्रकार से मिक्स हो
रूट वाला किसी प्रकार से मिक्स हो वह अपरिमेय संख्या होगा। आज के बाद से अपरिमेय संख्या आप कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर आप देखो मेरे भाई कि अगर हम कहेंगे कि बताओ आप 7 और प्लस अंडर रूट 2 ये कौन सी संख्या होगा, तो मेरे भाई आप कहोगे कि ये भी जो है आपका, ये भी आपका क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। हमने कहा कि रूट किसी भी प्रकार से, रूट किसी भी प्रकार से मिक्स होता है, रूट किसी भी प्रकार से मिक्स होता है, जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी रूप में, तो यहाँ पर आप कहोगे कि वह कौन सी संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि आप समझ लो कि 2 है और माइनस रूट 2 है, तो रूट आया ना मेरे भाई माइनस या प्लस के साथ या जोड़ घटा गुना भाग किसी भी रूप में, यह अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे अगर मान लो कल की कोई बोला कि बताओ रूट 8 इसका वर्गमूल निकाल पाओगे, तो आप कहोगे रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 और गुने 2, 4 दूना 8, और मेरे भाई 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, लेकिन ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम रूट अंडर ही रहने देंगे और रूट अंडर ही लिखेंगे, डजंट मैटर। ठीक है मेरे भाई, इस कदर से जो है आपको पढ़ाई करना है ध्यान से। यानी आप कहेंगे ये भी कौन सी संख्या आ गया यहाँ पर 2 रूट 2, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या आ गया, यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकला वो जो है आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो अब चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहां पर मेरे भाई परिमेय संख्याओं तथा उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ठीक है, पुनर्भ्रमण यानी कुछ परिमेय है आपके एनसीईआरटी बुक में जो आपको समझ लेना है, तो आप शांत और अशांत पहचानना भी सीख लोगे। यानी एक भी प्रश्न यहाँ पर आपसे नहीं छूटेगा जब आप इन सभी को सीख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप ध्यान से धीरे धीरे आप सीखते हुए चलेंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं कि बताओ परिमेय 1.6 आपके एनसीईआरटी बुक है यदि आपके पास, तो ये परिमेय दिया हुआ है 1.6 में क्या दिया हुआ है, ये सेम लिखा होगा। मान लीजिए x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। x जो है एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q बोले तो नीचे वाला, q बोले तो नीचे वाला q जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m पूर्ण संख्या है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, इस पूरा बात कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, कहा ना कि q के मान इतना देगा, q का मान 2 और गुना 5 मतलब 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए, यानी बटा में कोई भी संख्या, बटा में कोई भी संख्या यदि 2 और 5 के रूप में आ जाए, 2 और 5 के रूप में आ जाए, तो उससे हम यानी गुना के रूप में 2 और 5 आ जाए तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। वह कौन सी संख्या होगा, तो मेरे भाई शांत दशमलव प्रसार होगा। इस बात को आपको वह भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शांत को फिर से पहचानिए। अगर बटा में केवल 2 होगा मेरे भाई तो यो शांत होगा। ध्यान रखें, बटा में 2 और 5 होगा तो शांत होगा। बटा में ऊपर में कुछ भी है लेकिन बटा में 2 होगा तो यो शांत। ऊपर कुछ भी है लेकिन बटा में यहाँ पर 5 होगा अकेला तो यो शांत। ठीक है, ऊपर कुछ भी है लेकिन बटा में आपका 2 और गुने 5 होगा तो यो शांत। बस आपको इस शर्त को, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर शांत कैसे पहचानेंगे समझ में आ गया होगा। यानी बटा में 2 और 5 होगा तो शांत होगा। जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये पूरा कहने का मतलब था, ये शांत को ही बताना चाह रहा था। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहता है 3 बटा 8, 3 और बटा 8। तो देखो मेरे भाई 3 है और बटा 8 है, 3 और बटा 8, तो 3 है तो 3 को आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ही लिख सकते हैं, तो 3 गुने 1, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, तो अकेला रहने दीजिए इसको। और 8 है तो 8 का आप फैक्टर तोड़िए, यानी कि एलसीएम जैसे तोड़ते थे ना, आप वैसे तोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो ध्यान से,
दो चौका कितना हो जाएगा 8 और दो दूना हो जाएगा 4, यानी दो कैगो हो गया 1 2 3, यानी जब दो जो है दो कैगो 1 2 3, यानी दो के पावर 3, दो के पावर 3, इसलिए यहाँ पर है 3 बटा दो के पावर 3, दो के पावर 3 है, यानी कब बटा में दो ये ना है मेरे भाई, दो कैगो है 3 गो, दो कैगो है 3 गो, 1 2 3, यानी दो 3 गो, इसलिए पावर हमने लिख दिया दो के पावर 3। अगर बटा में दो अगर हो जाए तब पर भी क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। तो पहला कन्फर्म यहां से पता चल गया कि ये शांत है, ये पता चल गया कि ये क्या है, शांत है। ठीक है मेरे भाई, अब इतना जो लिखा गया है आगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम आपको, एक मिनट आप रुक जा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लिखे हैं, यहाँ पर लिखने की क्या कारण है, क्या वजह है। ठीक है, पहले आप समझ लो यहाँ पर कि शांत कैसे पहचानोगे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर 3 बटा 2 के पावर 3 कैसे आया समझ में आ गया होगा शांत। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते चलो मेरे भाई, ये देखो इतना को आपको आगे क्या लिखा हुआ है वो बाद में ध्यान देना मेरे भाई, लेकिन इतना को देखिए 13 बटा 125 है, 13 है और बटा में 125 है, 125 का आप यदि फैक्टर तोड़ोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 5 से लगाओ, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बच गया, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, आराम से यहाँ पर हो जाएगा। फिर 5 से 5 पंचे 25, यानी 5 क्या हो गया 1 2 3, इसलिए आप लिख सकते हो 13 को तो आप नहीं ना तोड़ सकते, 13 रहने दीजिए ऊपर, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3। कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 कई बार आया, 1 2 3 बार आया है। ठीक है, इसलिए 13 बटा 5 के पावर 3, यानी 13 बटा 5 के पावर 3, यानी केवल बटा में 5 आया है, केवल बटा में क्या आया है मेरे भाई, केवल जो है बटा में यहाँ पर 5 आया है, इसलिए ये शांत है। ठीक है, शांत है। और देखिए केवल 5 आया, केवल 2 आया और 2 और 5 आएगा तो ये शांत होगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर थर्ड 7 बटा 80, 7 बटा 80, अब इसको ये आपको ध्यान देना है कि ये कैसे शांत है, ये भी शांत है, 7 है और बटा क्या है 80 है मेरे भाई, तो आप समझो कि ये 80 है और 80 को आप फैक्टर तोड़िए, कहेंगे 2 से लगाएंगे ये 40 मरतबे जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये 20 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे ये 10 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे ये 5 मरतबे जाएगा। अब कहेंगे 2 कैगो है 1 2 3 4, यानी ऊपर 7 को आप अकेला है रहने दीजिए, 7 को नहीं तोड़ सकते हैं, 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कैगो आ गया 1 2 3 4, यानी 2 के पावर आप 4 लिख दो और एगो 5 आ गया, हो गया ना एगो 5, बटा में 2 और 5 आ गया, देखिए यहाँ पर बटा में 2 और 5, यानी 2 4 गो और 5 अकेला, बटा में 2 और 5 आ गया किसी भी रूप में, तो आप कहोगे कि वह शांत दशमलव प्रसार है। क्या मेरे भाई, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चौथा नंबर प्रश्न, चौथा यहाँ एग्जाम्पल को देखिए आप, ये भी शांत है कैसे, जैसे 14,588 है, 14,588 है, इसको आप फैक्टर कीजिएगा तो इसको आप मतलब 2 आएगा 2 गो गुने 7 गुने 521 हो जाएगा, यानी 521 अब टूटवे नहीं करेगा, तो आप फैक्टर करके देखेंगे तो 2 आएगा 2 गो गुने 7 और गुने 521 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए और बटा में आएगा 5 की पावर 4, जैसे हमने तोड़ा है अभी उसी प्रकार से, और बटा में 5 आ गया, इसका मतलब वो शांत है, इसका मतलब वो शांत है। ठीक है मेरे भाई, आप देखिए जरा ध्यान से समझिए, कहेंगे ये एक्स्ट्रा ये चीजें क्यों लिखा आपने इतना, चलिए मेरे भाई समझ ही लीजिए, जब आए हैं पढ़ने और मैं आया हूं आपको समझाने, तो आप भी यहाँ पर समझ ही लीजिए। ठीक है, आप देखिए जरा ध्यान से, आप देखोगे मेरे भाई कि ये आगे, इससे आगे आप तो मेन काम तो यही था, लेकिन इतना आगे क्यों बढ़ा दिए आप, हमने इतना ही तक समझ गया कि शांत हो गया, लेकिन आगे आप क्यों बढ़ा दिए, यानी ये बात तो समझ गए कि बटा में 2 आएगा, केवल 5 आएगा, या 2 और 5 साथ में आएगा तब ये शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कोई भी संख्या आता है तो वह अशांत होगा। ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ाने का रीजन समझो। अब इसको हम जो दशमलव प्रसार शांत होता है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सी रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो जरा ध्यान से कि किस रूप में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर परिमेय दशमलव रूप में, सॉरी
दशमलव रूप में, यानी देखिए दशमलव रूप में 0.375 है ना, ये कैसे लिख पाए? देखिए कारण है, जैसे अगर यहाँ पर बात करें 3 है तो 3 हमने लिख दिया, और 2 के पावर यहाँ पर 3 था, हमको दशमलव रूप में लिखने के लिए मेरे भाई बटा में 2 और 5 करना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगर बटा में 2 और 5 नहीं करेंगे तो दशमलव प्रसार लिखना थोड़ा कठिन होगा, भाग देना पड़ेगा आपको। तो हमको क्या जरूरत है भाग देने का? जब आप मेरे भाई हमसे पढ़ने आए हो और आपको भाग देना पड़े तो पढ़ने का क्या मतलब है यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो भाग देने को नहीं मेरे भाई, सीखने का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो, तो ये 3 है और बटा में ये 2 के पावर 3 था ना, हमने कहा कि दशमलव रूप में लिखने के लिए बटा में 5 करना अनिवार्य है। तो कितना करोगे बटा में 5? यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर कितना करोगे मेरे भाई? तो देखिए हम कितना करेंगे से जरा ध्यान से समझे। ये 2 के पावर 3 है ना, 2 के पावर पहले से था 2 के पावर 3। अगर 2 के पावर 3 है, हम दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसको हम अगर 5 साथ में लाएंगे तब दशमलव रूप में लिखाएगा। तो 2 के पावर 3 है तब 5 के पावर भी 3 करना पड़ेगा अपना से, नहीं तो दशमलव रूप में नहीं लिख सकते आप। यानी 2 के पावर यदि पहले से 3 था तब गुना के रूप में 5 के पावर 3 भी करना पड़ेगा। तो कर दिया मेरे भाई, दोनों सेम हो गया। अगर आप कहेंगे कि मेरे भाई इतना एक्स्ट्रा हो गया 5 के पावर 3, तो जो मेरे भाई एक्स्ट्रा हुआ है उसको आप गुना में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 5 के पावर 3 एक्स्ट्रा हो गया, जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 पहले से था और 5 के पावर 3 हम अपना से लिख दिए हैं, हम अपना से लिख दिए मान लीजिए। तो 5 के पावर 3 जब एक्स्ट्रा हो गया तो एक्स्ट्रा वाला ऊपर लिखना पड़ेगा, तब ना कट जाएगा तो पहले वाला आ जाएगा। जैसे 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट गया, हट गया, तो केवल क्या बचेगा? 3 और बटा 2 के पावर कितना? 3। समझ रहे मेरे भाई? अब देखो 5 के पावर 3 कहने का मतलब होता है 125। 5 के पावर 3 कहने का मतलब होता है 5 गुने 5 गुने 5, मतलब 3 जगह 5, 5 पंचे 25 पंचे 125 होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? 5 पंचे 25 पंचे 125 होगा। अब बता दो मेरे भाई जरा ध्यान से कि 125 से जब 3 में गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा ना, 125 तिहाई 375। अब देखिए बटा में 2 से 5 में गुना करो तो 2 पंचे आ जाएगा 10 और पावर दोनों पर 3 है तो यहाँ पर 3, सिंपल। देखिए 2 पंचे 10 और पावर 3 दोनों पर समान है ना, तो समान पावर रहेगा। 2 पंचे 10 पावर 3। अब देखिए बटा में जब शून्य आ जाता है तो भाग देना आसान हो जाता है। जैसे 375 है तो 375 हमने लिख दिया, आराम से लिख दिया 375। और मेरे भाई 375 जब लिख ही दिया है यहाँ पर, और 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 है तो इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। क्या अंक बाद? 3 अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव से पहले कुछ नहीं होता तो 0 होता है, ठीक है मेरे भाई? इसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना है आपको, ठीक। अब देखिए दूसरा, देखिए समझ जाओगे धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा बातें हैं। जो संख्या शांत होता है, जो दशमलव प्रसार शांत होता है, उसको दशमलव रूप में आप आराम से बदल सकते हो, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे पहले से इतना था 13 बटा 5 के पावर 3 था ना, हमने कहा जब ये 5 के पावर 3 है तो हमको हम दशमलव रूप में बदलना है, तो गुना के रूप में 2 और 5 लिखना जरूरी है, ये हमने कहा। तो गुना के रूप में 2 और 5 लिख दिए। लेकिन मेरे भाई ये 5 के पावर 3 था तो आपको 2 के पावर 3 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 के पावर 3 पहले से था तो हमको 2 के पावर 3 था तो हमको 5 के पावर 3 कर दिए। और यहाँ पर हमने देखा कि 5 के पावर 3 है पहले से, तो इसका मतलब 2 के पावर भी 3 करना, मतलब पावर समान करना पड़ेगा, तब आप दशमलव रूप में शानदार तरीके से आसानी से लिख सकते हो। तो बताओ 5 के पावर 3 पहले से था और 2 के पावर 3 हमने कर दिया, तो ये 2 के पावर 3 एक्स्ट्रा है जो हमने किया है। जो एक्स्ट्रा होता है ऊपर गुना के रूप में लिख दिया जाता है। तो पहले 13 अकेले था, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमने लिखा 2 के पावर 3 ऊपर भी लिख दिया। जब नीचे लिखा एक्स्ट्रा तो ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा, तब ना ये से ये कट जाएगा, पहले वाला बच जाएगा 13 और बटा 5 के पावर 3। समझ रहे? चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़े। अगर हम बात करेंगे 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 8, ठीक है। जैसे 2 के पावर 3 का है, 2 के पावर 3 कहने का मतलब 2 गुने 2 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 से आप गुना करोगे 13 में तो 13 8 104।
और बटा में आ जाएगा 2 पंचे कितना 10 पावर 3, दोनों पर पावर 3 है तब पावर 3 लिख दिया। ठीक है, आपको पता है पावर 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 104 तो 104 लिख दिए और 3 अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद पावर 3 है 3 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव, और दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझो इसको भी हम कैसे दशमलव रूप में बदलते हैं, यानी सभी को दशमलव रूप में बदलना आसान है। पहले से था, पहले से कितना था 7/2 के पावर 4 गुने 5, ये तो पहले से है, बेहतर है। लेकिन मेरे भाई दशमलव रूप में लिखने के लिए तो यहाँ पावर भी तो समान करना पड़ता है, 2 और 5 तो है लेकिन पावर समान नहीं है। अगर 2 के पावर 4 है तो 5 के पावर भी 4 करना पड़ेगा, समझ रहे हो, जो ज्यादा पावर होता है यहाँ पर उस पावर को समान करना पड़ता है। तो 2 के पावर 4 ज्यादा है, समझ रहे हो, तो 2 के पावर 4 है तो यहाँ 5 के पावर भी 4 करना पड़ेगा आपको, तब होगा मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से कि अगर 2 के पावर 4 है यहाँ पर तो गुने 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर यहाँ पर 4 कीजिए, आप अपने मन से करो मेरे भाई, क्योंकि 5 के 5 पहले से था, 5 पहले से था और यहाँ 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 है तो है और गुने 5 के पावर 4 कीजिए ताकि दशमलव रूप में बदला जाए। तो देखिए तो 2 के पावर 4 पहले से था, गुने कर दिए 5 के पावर 4, कहेंगे 5 पहले से था एगो और यहाँ 4 लिख दिए 5 के पावर 4, एक्स्ट्रा कै गो हो गया तो एक्स्ट्रा 3 गो हो गया। 5 पहले से था मेरे भाई, 5 पहले से था और 5 जब पहले से था इसका मतलब यहाँ पर 4 लिख दिए तो इसका मतलब 3 गो ज्यादा लिख दिए। जब 3 गो ज्यादा लिखते हैं तो ज्यादा वाला ऊपर भी लिखना होता है, ज्यादा वाला ऊपर भी लिखना होता है, इसलिए 5 के पावर 3 हमने ऊपर भी लिख दिया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो अब यहां पर देख लो मेरे भाई यहाँ पर कि ये आपका 5 के पावर 3 एक्स्ट्रा तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया ऊपर। अब देखिए 5 के पावर 3 करने का मतलब होता है 125, 125 सत्ते कितना हो जाएगा 875, 875 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 पावर 4 तो पावर 4 लिख दिए। अब 10 के पावर 4 है इसका मतलब जितना 875 है तो 875 हमने लिख दिया और आपको 4 अंक के बाद दशमलव बिठाना है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और यहाँ पर 4 अंक का करना पुराना जरूरी है, तो 4 अंक नहीं पूर रहा है तो अपना से 0 लगा दिए तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक हो गया और 4 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव और दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0। ठीक है मेरे भाई, ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पर चौथा को आप देखिए जरा ध्यान से, अब देखो मेरे भाई चौथा को, तो यहां तक तो हमने समझा दिया था, अब यहां से समझो मेरे भाई, यहां से यानी यहां से ये पूरे बात को समझना है कैसे लिख दिया हमने। अब देखिए 2 के पावर 2 गुने 7 गुने 521 है ना, यहां पर गुने ही होगा मेरे भाई, ये क्या है गुना है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से समझा मेरे भाई, देखिए जैसे ये आपको 7 गुने 521 है, आप अगर आप उतारेंगे तो आप सुधार लेंगे, यदि ये हम आपको बता देंगे इसका नोट्स कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको अभी हम बता देंगे, टेंशन लेने को नहीं मेरे भाई। अब देखिए 2 के पावर 2 है पहले से गुने 7 गुने 521, गुने क्या है यहाँ पर 521 है मेरे भाई। तो आप बात के समझो, बटा में क्या है 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 4 कैसे लिख दिया, तो हमने कहा देखो अकेले 5 के पावर 4 है तो आपको 2 के पावर 4 करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि पावर यहाँ समान करोगे 2 और 5 लिखोगे तब दशमलव रूप में लिख पाओगे आप। अब देखिए 2 के पावर 4 अगर हम यहाँ पर कर दिए हैं और ऊपर 2 के पावर 2 पहले से था तब कई गो एक्स्ट्रा लिख दिए ऊपर, यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब 2 के पहले तो 2 नहीं था लेकिन हमने 4 बनाने के लिए 2 के पावर 4 यहाँ पर भी लिख दिया, इसका मतलब एक्स्ट्रा 4 को लिख दिए, 2 एक्स्ट्रा 4 को जो है 2 हो गया, इसलिए 2 के पावर जो पहले 2 हुआ करता था 4 को एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, सिंपल से मतलब है। और गुने 7 गुने 5 होगा, गुने 7 गुने 521 और बटा में 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4, समझ रहे हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर समझो तो क्या होगा जब 521 गुने 7 और 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कहने का मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा 32, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है 1 2 3 4 5 6, 2 का 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 से गुना करेंगे 7 से, 7 से गुना करेंगे 521 में तो आपके पास आ जाएगा 23,003 मतलब 2,33,408, 2,33,408 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर सबसे गुना करोगे मेरे भाई तो
ठीक है। और बटा में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और पावर कितना हो जाएगा 4 और पावर 4 हो गया तो यहाँ पर 23,000 2,33,408 है तो लिख दिया 2,33,408 और 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद दशमलव, बात है खत्म। तो इस प्रकार से दशमलव बैठाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है मेरे भाई यहाँ पर शांत कैसे है और शांत पहचानना और शांत दशमलव प्रसार को शांत जो संख्या है उसको दशमलव रूप में लिखना, ये आप बिल्कुल यहाँ पर समझ गए होइएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं प्रमेय नंबर 1.7 का, प्रमेय 1.7 की बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा प्रमेय 1.7, प्रमेय 1.7 में देखो मेरे भाई, प्रमेय 1.7 कहता है मान लीजिए x कोई p बटा q ऐसी संख्या जिसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जब q का मान 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, जहां nm एक पूर्ण संख्या हो, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है मेरे भाई, यानी रेकरिंग वाला होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात के समझे, अगर हम बात करेंगे कि एक बात को जरूर यहां पर ध्यान रखें मेरे भाई कि परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या ही होगा सबके सब, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा जो पहले हमने बताया, या तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। जैसे बात को समझिए, आवर्ती अशांत आवर्ती कहने का क्या मतलब है, जैसे 1 और बटा 7 है, 1 बटा 7 है, 7 को आप भाग दो। जैसे अगर बटा में इतना समझ लो कि बटा में 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, और बटा में 2 और 5 के छोड़ के या 2 के साथ अगर कोई अलग भी संख्या आ जाता है जैसे 2 गुने 3 तब पर भी अशांत होगा। मतलब 2 और 5 को छोड़ करके दूसरा कोई भी संख्या बटा में आता है तो उसका मतलब अशांत होता है मेरे भाई, ठीक है। जरूर ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पर, अशांत होगा। जैसे 1 है और बटा में 7 है, 1 बटा 7 है तो यह अशांत है क्योंकि बटा में 7 है, 2 और 5 नहीं आया है, अशांत होगा, ठीक है। यानी बटा में 2 और 5 के छोड़ के जो भी संख्या आएगा वो अशांत होगा। अब 1 बटा 7 इतना पर रेकरिंग कैसे लगा दिया हम, ठीक है। देखिए 7 है, जब आप इसको भाग दोगे मेरे भाई, 1 मिनट मैं आपको ले चलता हूं और आपको मैं इन सभी संख्याओं को भाग देकर बताता हूं शानदार तरीके से। और देखिए कैसे जो है ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ये भी आपको अभी तुरंत पता चलेगा। वेट कर लीजिए थोड़ा सा और आपको अभी थोड़ा सा अभी ही पता चलेगा, टेंशन लेना नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए और ये देखो मेरे भाई कैसे होगा अशांत आवर्ती, ये संख्या अशांत आवर्ती कैसे है। देखिए जैसे 1 है और बटा 7 है ना, 7 से आप भाग दो मेरे भाई, यहां पर आप 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे किससे, किस में, 1 में, ठीक है, 1 में। तो जैसे यहां पर 0 बैठा लेंगे तो 0 हो जाएगा, दशमलव अब 0 बैठा लेने के बाद दशमलव देना अनिवार्य हो जाता है, तो 7 इकाई 7, ठीक है। यहाँ आ गया 3, ठीक है, उतर गया 0, ठीक है, 3 बच गया, दशमलव एक मरतबा बैठा दिए तो 0 बैठा देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से 7 चौका यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा, फिर से 0 बैठा लो, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ 6 बचेगा, 0 बैठा लीजिए, ठीक है, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे होता है, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर घटा के 4 आ जाएगा, 0 बैठा लीजिए, एक मरतबे दशमलव बैठा लीजिए, लिए तो 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। 7 पच्चे यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है, 7 पच्चे कितना आ जाएगा 35, ठीक है। 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 0 बैठा लीजिए मेरे भाई, ठीक है, 0 बैठा लो तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा, 7 सते कितना आ जाएगा 49, देखो जरा ध्यान से, 7 सते 49, कितना बच गया 1 बच गया, फिर से 0 बैठा लीजिए मेरे भाई, और फिर से 1 0 आया था ना, यहाँ पर भी देखो
एक जीरो, कहां पर एक जीरो आया था, जरा यहाँ देखिए एक जीरो था ना, फिर से एक जीरो आ गया, यानी दशमलव के बाद आप देखोगे मेरे भाई कि अगर 0.142857 है ना, यानी अब फिर से क्या आता, यहाँ पर एक आता, 4 आता, ठीक है, 2 आता, 8 आता, 5 आता, 7 आता, और इस ये लगातार होता जाता, ये रिपीटेड संख्या होता, ये संख्या बार बार आता और ये समाप्त नहीं होता, ये संख्या बार बार आता और ये समाप्त नहीं होता मेरे भाई, ये समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती कहने का मतलब है रेकरिंग, इसको नाम देते हैं रेकरिंग, और रेकरिंग वाला जितने सारे संख्या होता है ये सबके सब परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और यहाँ पर ये शांत होता, सॉरी अशांत आवर्ती होगा, और अशांत आवर्ती जितनी संख्या होगा वो सबके सब परिमेय संख्या होगा। तो सिंपल सी मतलब ये तो अशांत है, अब पहले ही पता चल गया कि बटा में 2 और 5 नहीं तो अशांत है, लेकिन इसको हम कैसे लिख दिए हैं इस बात को ध्यान रखना है, यानी इतना बराबर आप इतना लिख सकते हो भाग देने पर, और रेकरिंग वाला जो भी संख्या होगा सबके सब परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसका दशमलव प्रसारण या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, यानी रेकरिंग वाला होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे यदि हम बात करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे, देखिए 1/3, 1 और बटा 3 भाग दो मेरे भाई, 3 से भाग देना है आपको 1 में, तब 0 बैठा लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, दशमलव बैठा लीजिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर से 1 आ गया, 0 बैठा लीजिए 3 तिहाई 9 होगा, मतलब 3 3 3 3 डॉट डॉट, मतलब आगे तक जाता रहेगा, समझ रहे हो, 3 3 यानी लगातार आगे तक जाता रहेगा, इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। अब मेरे भाई आप बताओ कि 3 3 लगातार जब आ रहा है, तो जब कोई भी संख्या लगातार आवे ना तो उसके लिए हम रेकरिंग लिखते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 0.3, और बार बार आ रहा है तो उसको हम उसका नाम से क्या नाम रख देते हैं, रेकरिंग, यानी इसी का नाम है आवर्ती, समझ रहे हो, इसी का नाम हो गया आवर्ती, यानी दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आता है तो वह हो गया अशांत आवर्ती, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद बार बार जो संख्या आएगा उसी को अशांत आवर्ती कहते हैं, ठीक है, तो अशांत आवर्ती हो गया। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर अशांत आवर्ती क्या होता है बिल्कुल आप समझ गए होइएगा, ठीक है। चलो अब मेरे भाई अगर हम चलते हैं अपनी यहाँ पर, यहाँ देखिए और भी आगे समझे, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इस बात को देखिए, और जब पढ़ने आए हैं तो इंट्रोडक्शन में शानदार तरीके से सब कुछ यहाँ पर सीख ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब यहाँ पर देखिए कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम, ये क्या होता है, ये क्या है, डिफिनेशन समझ लो, यह HCF यानी मौसा निकालने की सैद्धांतिक तकनीक है, मतलब एक विधि है, क्या निकालने की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका या एल्गोरिथम, ये क्या है मेरे भाई, तो HCF, इस विधि से केवल और केवल आप मौसा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मौसा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इस विधि से केवल क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सूत्र क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र जो होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पर A को क्या बोलते हैं, A को भाज्य कहते हैं, B को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है, और Q को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और R को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जैसे मेरे भाई आप बात को समझे, जैसे मान लो कि ये 12 है, हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12 कट गया, यहाँ बच गया 0, तो जैसे यहाँ वाला को क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहाँ वाला को हम बोलते हैं भाजक, ठीक है, भाजक, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था, थोड़ा सा छोटा कर ले, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है, और इसको बोलते हैं मेरे भाई भागफल, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम शेषफल, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल। चलिए तो आप बता दो, यहाँ पर आप बता दे मेरे भाई
कि उम्मीद करता हूं कि भाजक भाजक भाज्य शेषफल ये सब क्या होता है समझ गए होइएगा। समझो मेरे भाई। ऐसे मैं आपको जब प्रश्नावली 1.1 लेकर आऊंगा इसके सेकेंड वीडियो में, तब मैं आपको इस सभी को और भी बेहतर से बताऊंगा। लेकिन आप फिर से समझ लो, जैसे यहाँ वाला भाजक होता है, भाजक कहने का मतलब ये बी का वैल्यू होता है, और यहाँ वाला भाज्य होता है यानी कि ये वाला ए का वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ वाला भागफल होता है यानी यहाँ वाला क्यू का वैल्यू होता है, और यहाँ वाला जीरो ये वाला हो गया शेषफल, और यहाँ वाला आर का वैल्यू, शेषफल मतलब आर का वैल्यू होता है। तो ये क्या कौन चीज क्या है आप यहाँ पर बिल्कुल समझ गए होइएगा। तो समझ लो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र। और इस विधि से हम मेरे भाई, इस विधि से हम केवल और केवल HCF ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं इसके अलावा, मतलब इससे केवल हम HCF यानी मौसा ही निकाल सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, ये प्यारे सा बात जो आपके एग्जाम में पूछेगा, जो आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है। कहेगा जो शेषफल होता है, जो शेषफल आर बोले तो क्या होता है शेषफल। आप इस बात को ध्यान रखना, जेकर मुंह एन्ना होगा वो बड़ा होगा, और जेकर मुंह एन्ना होगा वो छोटा होगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा कि आर का मान देखिए खुला हुआ है ना, यहाँ पर ऐसे है ना, इसका मतलब आर का मान बड़ा है किससे, आर का मान बड़ा है, आर मतलब शेषफल, आर बोले तो शेषफल, शेष का मान बड़ा है, किससे बड़ा है, जीरो से। ध्यान से समझे, यानी शेषफल का जो मान है या तो जीरो से बड़ा होता है, और ये जो ऐसे दिए है अगर इसका मतलब हो गया, ठीक है, बड़ा या बराबर, ठीक है, बड़ा या इसका मतलब हो गया बड़ा, इसका मतलब हो गया बराबर, बड़ा या बराबर। यानी आप कह सकते हैं मेरे भाई, जो शेषफल का जो मान होता है वह शून्य से बड़ा भी हो सकता है, शेषफल का मान यानी आर का मान शून्य से बड़ा भी हो सकता है, या जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो जीरो आया ना, तो जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है शेषफल का मान। लेकिन मेरे भाई बी से हमेशा छोटा होगा, बी से हमेशा आर का वैल्यू छोटा होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा। मतलब आप कहेंगे कि आर जो शेषफल का जो वैल्यू है, जो शेषफल होता है वह बी बोले तो भाजक, बी बोले तो यहाँ वाला से छोटा मान आता है हमेशा यहाँ पर शेषफल। अगर यहाँ 4 है तो आ गया यहाँ 0, अगर यहाँ 8 होता तो मैक्सिमम बहुत कुछ होता तो यहाँ पर आता 2, यानी यहाँ वाला से यहाँ वाला मान छोटा होगा या तो 0 आएगा, यही कहने का मतलब यहाँ है। लेकिन यहाँ बी से छोटा, बी से वही यहाँ पर कह दिया मेरे भाई कि यहाँ वाला से यहाँ वाला छोटा आएगा, ठीक है, आर का मान यानी शेषफल का मान, शेषफल का मान या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा, लेकिन बी से छोटा, यहाँ वाला से छोटा। चलो तो इसको विस्तार से अगले क्लास में जब मैं आपको प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 बताएंगे, प्रश्नावली 1.1 को हम पढ़ाएंगे तब इसको मैं बताने वाला हूं। ये आपके ओल्ड बुक में होगा, ठीक है, ओल्ड बुक, सभी बुक अपने अपने अनुसार चेंज है, यानी नया में थोड़ा सा कुछ, मतलब नया वाला जो बुक है ना, नया वाला सिलेबस का जो भी पार्ट है उसका मानिए ना 25% काट कर 25% को काट करके 25% काट दिया गया है पुराने वाले बुक में से, और नया बना दिया गया है। मतलब पुराना को ही नया बनाया गया है, लेकिन उसमें पुराने वाला में 25% काट दिया गया है, तब वो नया बना है। इस प्रकार से, लेकिन बात बराबर है, 25% लेकिन काट दिया है, इसलिए थोड़ा सा कम यहाँ पर आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है सच में तो आपने जो भी दोस्त यार मित्र है इन सभी को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके रिजल्ट को बेहतर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।